चल। यस। ओके। सो जिस तरीके से शायद सर ने आपके साथ डिस्कस किया होगा पोर्शन एंड एवरीथिंग, मैं डिस्कस नहीं करूंगा पोर्शन, सिर्फ इतना बता दूंगा कि आई एम गोइंग टू टेक यूनिट नंबर 2 and some part of unit number 3. So half the portion I am going to complete, half of the portion sir will complete. Okay. So unit number 2 के अंदर eigen values eigen vector के बारे में बात करेंगे and that is a connection with end of unit number 1. But there is no issue about it because हम लोग बहुत smoothly जाएंगे. So वो टेंशन की बात है नहीं. There are few more things that I will share with you later on. आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. यूनिट नंबर 2 पूरा का पूरा मैं लेने वाला हूँ. डिटेल में जाएंगे तो यू गाइस कैन रीड द थिंग्स. आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में बातें करनी. तो डायगोनलाइजेशन का फर्स्ट हाफ आई एम गोइंग टू टेक. दैट इज आल्सो एन इजी थिंग, कोई डिफिकल्ट है. इंपॉर्टेंट चीज होता है रेफरेंस बुक कौन सा यूज करना. तो विच रेफरेंस बुक आई विल बी यूजिंग, बिकॉज लीनियर अलजेब्रा है तो मेरा नॉलेज थोड़ा, मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव विथ मी. सो उसमें से ही मैं कर लेता हूँ. उसके ज़्यादा अगर आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है तो आप कुमार सिंह को पढ़ सकते हो, रामचंद्र राव को पढ़ सकते हो, और इनमें से बहुत सारे बुक अच्छा है. विकेन हॉफमैन और कुंज उसमें से सबसे अच्छा है. सो दिस आर द 3 रेफरेंस बुक दैट आई विल बी प्रिफरिंग. अगर मुझे पढ़ना है तो इन तीनों में से मैं चीज़ों को पढ़ूंगा. इन तीनों के पीडीएफ जो है मैं आपको क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, आज नहीं या फिर आज शाम तक या फिर कल. उतना मैं काम कर दूंगा. 3 रेफरेंस बुक रखो. टॉपिक इजी सा है. रेफरेंस बुक से जितना आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सको उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम विल स्टार्ट विद द क्लास. पहले मैं ना क्या करता हूँ, क्लासरूम से ज्वाइन हो जाता हूँ मेरे फ़ोन के थ्रू. तो अगर आप कुछ चैट बॉक्स में लिखो तो मैं इजीली देख सकूँ. राइट. ओके. आई एम जस्ट ज्वाइनिंग. So this is nothing but join. Okay. So you guys can type in the chat box whatever you want. I can see that. Okay. पहले सिंपल सी चीज़ है. हमने ब्रिज कोर्स के अंदर भी कुछ चीज़ ऐसे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी. वन ऑफ द एम था कि ब्रिज कोर्स के अंदर हम लोग आइगन वैल्यू को इंट्रोड्यूस करवाएं. लेकिन सिर्फ उसको सिर्फ छू के चले जाने जैसा हो जाता कि मैं आपको बता देता कि आइगन वैल्यू है क्या, फिर हम लोग आगे नहीं पढ़ पाते. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं आइगन वैल्यू नहीं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे, बिकॉज सिर्फ छू के जाने से बेहतर है कि ना करो. अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं. तो यहाँ पे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया. ऊपर मैंने हेडिंग में डाल दिया नीड ऑफ आइगन वैल्यू. पहले तो यार ये आइगन वैल्यू होता है क्या नहीं पता, सर ने नीड पूछ लिया क्यों जरूरत है. तो पहले थोड़ा समझते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from R2 to R2 डिफाइंड बाय दिस विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस. पहले तो वो निकालो एंड देन फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर बेसिस जो मैंने दिया है 2,5 एंड -1,1. ठीक है. तो ये छोटा सा आपके लिए टास्क है, क्या आप करके दोगे मुझे. आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करके देना है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस. स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है सभी को पता है. इट इज नथिंग बट 1,0 एंड 0,1. करेक्ट. सो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए विद द स्टैंडर्ड बेसिस. सो गाइस थोड़ा सा स्टार्ट होते ही आपको थोड़ा काम मिल गया. फटाफट से कहो मुझे क्या होगा. You can unmute yourself or you can type in the chat box. Either of the thing you can do. Yeah, I think और 2-3 स्टूडेंट है शायद ज्वाइन हुए. गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी जो भी लेट आया मेरे जैसा. ओके. ठीक ही है. यस. सो चैट बॉक्स इज आल्सो ओपन. याद है कि नहीं है पहले वो भी बता दो मुझे. चैट बॉक्स में पता चला याद ही नहीं है कि किस तरीके से निकाला जाता है. अरे बाबा ठीक है कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है हमें. सो पहले तो स्टैंडर्ड बेसिस जो है दैट इज नथिंग बट 1,0 0,1. ये याद है. ओके ग्रेट. तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालने का तरीका बहुत सिंपल. हम लोग करते क्या कि हम लोग जो बेसिस है उसके ऊपर टी को अप्लाई कर देते हैं. जैसे कि 1,0 बेसिस का एलिमेंट है, उसके ऊपर टी को अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा. 1,0 यूजेस डेफिनेशन. आंसर क्या आ रहा है. रीसा से गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आ गए. यस.
अगर मैंने टी ऑफ 1,0 निकालना है बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, क्या आएगा? 1,5। बहुत सिंपल सा था। अब ये जो 1,5 आया है उसको आपको बेसिस के टर्म में लिखना है। जैसे कि ये है 1 टाइम्स E1 प्लस 5 टाइम्स E2। यस और नो? ओके, तो ये 1 और 5 जो है दैट इज नथिंग बट योर कॉलम्स। 1 5 हो गया। तो आपको बेसिस को ऊपर टी लगाना है, जो आंसर आता है उसको बेसिस के फॉर्म में लिखना है, जो कोएफिशिएंट्स है उसको आपको कॉलम में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे टी ऑफ 0,1 जो है, अगर आप इसको निकालोगे तो क्या आएगा? टी ऑफ 0,1 इज 2,4। अभी मैं इसको बेसिस के टर्म में लिखूंगा तो इट इज 2 टाइम्स E1 प्लस 4 टाइम्स E2। अब ये जो 2 और 4 है दैट आर नथिंग बट माई कॉलम 2 4। यानी कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन with respect to the standard basis is nothing but 1 2 5 4। समझा किस तरीके से हम लोग ने किया? ओके, स्टेप्स थोड़ा समझ लोगे ना, फिर प्रैक्टिस के ऊपर आप मास्टर कर सकते हो। सिर्फ आपको स्टेप्स याद रखना। उसी तरीके से देखो ये हो गया ना, तो अभी प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस काम सेम करना है। पहले टी ऑफ 2,5 फाइंड आउट करो, क्या होगा ये? टी ऑफ 2,5 क्या होगा? वेरी गुड, सो इट इज 12,30। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको मुझे इन दोनों के टर्म में लिखना है। सपोज मैं इन दोनों को कुछ नाम दे देता हूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, तो मुझे इसको लिखना है समथिंग टाइम्स अल्फा 1 प्लस समथिंग टाइम्स अल्फा 2। अब ये जो समथिंग समथिंग हो गए दैट आर नथिंग बट माई कॉलम्स, है ना? वो जो 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 दो वैल्यू मिलेंगे दिस विल बी ओवर हियर, कॉलम में आ जाएगा। तो क्या लगता है क्या वैल्यू होगा यहाँ पे इन दोनों जगह पे? सिंपल है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली आ जाता है। सॉरी, इट इज दो दो आंसर मिला ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चैट बॉक्स में लिख दो ना जो भी नंबर रहेगा। 3, यहाँ पे 3 लिखो मैं, फिर यहाँ पे क्या आएगा? यूजुअली सॉल्व करना पड़ता है, बट इन दिस केस अगर आपने यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे क्या लोगे? दोनों चाहिए ना आपको। अल्फा 1 क्या है तो इट इज 2,5, अल्फा 2 क्या है तो इट इज -1,1। 12 एंड 30 इज ओवर हियर। हाँ, दैट इज ओवर हियर। साबिया इट इज 2 5। नहीं 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 साबिया, ये मिस्टेक मत करो। सॉरी, क्या हो रहा है ना कि ये स्टैंडर्ड मिस्टेक है जो आप कर रहे हो ना। जब स्टैंडर्ड बेसिस होता था ना तब 1,5 तो 1,5 आता था डायरेक्ट होता था। इस टाइम पे स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, इसीलिए इशू हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। सपोज यहाँ पे जो वैल्यू है वो है कुछ पी एन क्यू, पी टाइम्स अल्फा 1 प्लस क्यू टाइम्स अल्फा 2। दैट इज सेम एज पी टाइम्स अल्फा 1 क्या है तो 2,5 प्लस q times -1,1। That is same as what? That is same as 2p minus q comma 5p plus q. Now this is same as 12, this is same as 30। तो इसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आप जो कर रहे हो ना वो चीज कब लगती है? अगर स्टैंडर्ड बेसिस होता है तो डायरेक्टली 1,5 है तो 1,5 आता था, वो सही था। अभी नहीं होता ऐसा। यहाँ पे आप में से किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया कि ये 12,30 is 6 times of alpha 1, है ना? 12,30 is 6 times of alpha 1। That means मेरे 12,30 को मैं 6 times of alpha 1 plus 0 times of alpha 2 लिख सकता हूँ ना? Is it okay? मैंने 12,30 को इस तरीके से लिख दिया। तो उसका मतलब अब मुझे कोई बताएगा कि फर्स्ट कॉलम क्या होगा? नाउ बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट कॉलम क्या होगा?
ऑब्जर्व करना है स्टेप्स को। अब फर्स्ट कॉलम क्या होगा? वेरी गुड। सो अब समझ रहे हैं ना कि पहले इनपुट डालो, आउटपुट आने के बाद उसको बेसिस के टर्म में लिखो, सिर्फ कोएफिशिएंट्स होता है ना, कोएफिशिएंट सिर्फ उसको लिखना है। सिमिलरली क्या आप टी ऑफ -1, 1 के बारे में सोच सकते हो? क्या होगा टी ऑफ -1, 1? पहले वो बता दो। नहीं, 1, -1 है शायद से। एक बार हर कोई वेरीफाई करो, एंड यू आल्सो रीचेक। यस, इट इज 1, -1। ओके, सो अब इसी को मैं α1 और α2 के टर्म में कैसे लिखूंगा? थोड़ा सिमिलर सोचो, हिंट देता हूं मैं, सिमिलर सोचो। कोएफिशिएंट्स क्या लूंगा मैं? वेरी गुड, सो इट इज 0 एंड -1, यानी कि मेरा सेकंड कॉलम होगा 0 एंड -1। यहां पर मैंने ये सिली सा क्वेश्चन, सिली क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये टीवाई के स्टूडेंट्स है, आई थिंक आप लोग ने सीखा होगा। कोई बात नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, वापस हम लोग ने सीख लिया। आप हाँ 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 साथ, हाँ बोले ना, बोले। अच्छा, नहीं समझ में आया ये 600 -1। ओह वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए रहेगा, कोई बात नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। ओपन हो जा भाई, आई नीडेड जस्ट स्पेस। ज़्यादा टाइम लगा रहा है। नहीं समझा तो कोई इधर ही कहीं लिख देता हूँ मैं, स्पेस होगा नीचे। हाँ, यहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस खा लिया। सो पहले तो मुझे याद होना चाहिए कि टी मैंने क्या डिफाइन किया था। टी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है? मुझे याद नहीं होगा। सो इट इज एक्स प्लस 2y, and the other one was 5x plus 4y. Okay, so this 5x plus 4y। मेरा बेसिस जो थे उसके एलिमेंट शायद से मुझे कुछ याद है, 2,5, आई थिंक इट इज 1, यही है, -1, 1 है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया। तो जिन्होंने भी पूछा, साबिया जी आई थिंक, करना क्या है, तो मुझे इस चीज का, इस टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ढूंढना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस। तो पहला क्वेश्चन उनको था कि 2,5 नहीं समझ रहे कैसे आया। तो पहले तो मैंने आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको α1 और α2 नाम दे दिया है। पहला जो है उसका नाम α1, इसका नाम मैंने α2 दिया, और कुछ। अब 2,5 कैसे निकालोगे? तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 5, x की जगह पे 2, y की जगह पे 5। ठीक है, सो जिन्होंने भी बोला था, क्या आप मुझे बता सकते हो वैल्यू क्या होगा इसका? यस, इट इज 12,30। सिंपल, ये चीज समझा? ओके, इसके बाद जैसे ही आपको ये मिल जाता है, दूसरा स्टेप होता है कि आपको इसी चीज को α1 और α2 के टर्म में लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपको दो नंबर्स चाहिए। करेक्ट। फिर मैंने क्या कहा, देखो ये चीज सिंपल नहीं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, फिर आपको पी और क्यू का वैल्यू मिलता है। इस केस के अंदर ऑब्जर्वेशन से आ गया आंसर डायरेक्टली। क्या कि α1 जो है, यानी कि ये 2,5 जो है, उसको अगर मैंने 6 टाइम्स कर लिया तो मुझे ये 12,30 मिल जाएगा ना। 2,5 को 6 टाइम कर दो तो 12,30 मिल जाएगा। यस, उसी तरीके से अगर जो चाहिए था वो मिल गया तो इसको 0 टाइम्स ले लूंगा, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन से मुझे 12,30 मिल गया। हाँ कि ना? तो अब हमारा काम क्या होगा, तो ये जो कोएफिशिएंट्स हमें मिले हैं, दैट आर नथिंग बट अवर फर्स्ट कॉलम 6, 0। उसी तरीके से क्या टी ऑफ 1, -1, -1 है ना, उसको निकालना है। हम लोग कौन से एलिमेंट लेते हैं, तो बेसिस के एलिमेंट को ही लेता है और उसको बेसिस के टर्म में ही लिखते हैं। अगर बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा ना, इसके ऊपर कुछ अलग से वीडियो बना के आई विल शेयर विद। बट अभी समझ रहा है क्या मैंने क्या किया? ओके, सो दिस वाज सेम एज 1, -1,
इसको हम लोग ने लिख दिया 0 टाइम्स अल्फा 1 प्लस -1 टाइम्स अल्फा 2। क्या ये राइट है? सोच के देखो, ऐसे ही हाँ मत बोलना। इज इट राइट मैंने जो लिखा वो? And Sabia also, because you also had the same doubt, I think 0 comma -1. Yes, समझा, ओके ग्रेट। एंड द अदर पर्सन जिन्होंने पूछा, ये सही है क्या? ये नहीं समझा, कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं। अभी आपका अल्फा 2 क्या है? ये ना, ये अल्फा 2 है ना, उसको -1 से मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाएगा ना, -1 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। यस, इज इट फाइन? ओके, सो मतलब कि जो कोएफिशिएंट है वो मुझे यहाँ पे कॉलम में लिखना है, तो 0 एंड -1। इज इट फाइन नाउ? ओके ग्रेट। सो कोई बात नहीं, जिसको कभी भी डाउट रहेगा तो बिंदास ऐसे पूछ लिया करो, बिकॉज आगे जाने का कुछ फायदा नहीं। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यार हम लोग, कि सेम सेम ही तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो कितना अलग अलग है। अगर आपको चूज करना हो तो आप किसको चूज करोगे? ये फर्स्ट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चूज करोगे कि सेकंड को चूज करोगे? अगर आपको चूज करना है कि मुझे इससे बात करनी है या फिर इससे बात करनी है, विच वन यू लुक सिंपल? इसमें से सिंपल कौन सा है? फर्स्ट वन निकालने में सिंपल था, सेकंड वन वर्क करने में सिंपल है ना साहब? यार निकालने के लिए पहला सिंपल था, निकालने के लिए, लेकिन अगर आपको काम करना है तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व सेकंड वन थोड़ा ज्यादा सिंपल है, बिकॉज वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ज्यादातर चीजें जीरो है, सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज है। तो हमें पता चला कि एक ही मैट्रिक्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द बेसिस दैट वी चूज। तो फिर हम लोग ऐसा बेसिस क्यों ना चूज करें जो सबसे सिंपल फॉर्म दे, यानी कि डायगोनल फॉर्म दे। सो ये क्वेश्चन के ऊपर हम लोग 2 यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। तो ये जो यहाँ पे हम लोग बात की ना, दैट इज नथिंग बट द क्वेश्चन टू रीड द फॉलोइंग थिंग्स। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन है कि डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सोचना। क्यों? बिकॉज वो सिंपल दिखता है, काम करने में सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है, उसको थोड़ा पढ़ते हैं, तो जिससे हमारे थोड़े आइडियाज है वो थोड़े ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सो वी हैव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी। ये आई थिंक आपको मैंने पहले बताया होगा, एफ डी वी एस पी का मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में लिखोगे क्या? फाइनाइट डायमेंशनल यार, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यस, बेसिस के अंदर एलिमेंट फाइनाइट हो, या फिर उसका जो डायमेंशन होगा दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। बेसिस क्या होता है पता है सबको? यार मैंने ही पढ़ाया था थोड़ा कुछ ऐसा, मुझे याद आ रहा है ब्रिज कोर्स के अंदर बेसिस हम लोग ने डिस्कस किया था क्या? यस। सो जिस भी बेसिस के अंदर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे, वैसे वेक्टर स्पेस को हम लोग कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एक चीज को ध्यान दोगे, इस लेवल के ऊपर हम लोग मोस्ट टाइम फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है? तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बेसिस, उनके लिए एक नाम दिया गया, दोज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो बेसिस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मतलब बेसिस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रॉपर्टी सेम रहेगा। Those properties are called as a intrinsic properties of a linear transformation। यहां पर आप देखोगे कि दोनों मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि हम लोग ने बेसिस बदल दिया। बेसिस बदल देने से कुछ प्रॉपर्टी बदल जाती है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं बदलती।
जो प्रॉपर्टी नहीं बदलती है, दोज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे बेसिस भले वह अलग हो, लेकिन दोनों की ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होगी, दोज विल बी सेम। यस और नो? बेस बदल गया, लेकिन बेस बदलने से किसको फर्क नहीं पड़ता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सिर्फ बेस बदला है ना, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले मैट्रिक्स के लिए होगा वही सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी होगा। इज इट ओके मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यस ओके। इन सिंपल वर्ड में सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती यानी कि उसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, यानी कि उसका मैट्रिक्स कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉपर्टी सेम है दोनों के अंदर। तो वैसी जो प्रॉपर्टी है उनको स्टडी करने के लिए आप सबसे सिंपल फॉर्म की तरफ जाने की कोशिश करोगे। आप टाइप 1 से अच्छा टाइप 2 वाले मैट्रिक्स पे काम करने की कोशिश करोगे, बिकॉज वहां से चीजें डायरेक्टली आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज -6, मुझे डायरेक्टली पता चला। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेस अगर आप देखोगे, ट्रेस पता है क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 1 और 4 सॉरी आंसर आता है 5, करेक्ट? यहाँ पर भी अगर आप ऐड करोगे 5 -1 ऐड करोगे तो आएगा आंसर 5। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज है जो दोनों मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। और उनको स्टडी करने के लिए हम लोग सिंपलेस्ट मैट्रिक्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी चीज है वो मैंने यहाँ पे कुछ थियोरी फॉर्म में लिख के रखी। सो दे आर शेयर्ड बाय ऑल द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T। कौन? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जो है वो सारे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, बिकॉज बेसिस बदला और कुछ नहीं हुआ। सो if a basis can be chosen so that the resulting matrix has a particularly simple form, it may be possible to detect some of the intrinsic properties directly from the matrix representation. Among the simplest type of matrices are the diagonal matrices. तो ये जो भी मैंने एक रेफरेंस बुक से छापा है उसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करता है, हम लोग को पता चला कि अगर मैंने कुछ अलग बेसिस ले लिया तो मैट्रिक्स जो होगा वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा यानी कि सिंपल होगा। अब सिंपलेस्ट टाइप क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स आर द सिंपलेस्ट टाइप। ठीक है, तो हमें पता चला कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे ऐसे बेसिस को ढूंढना है जो मुझे मदद करेगा उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डायगोनल फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है? आज से लेके जितना भी मैं पढ़ाऊंगा तब तक मेरा क्वेश्चन एक ही रहेगा कि मुझे ऐसे बेसिस की जरूरत है जो मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बना सकता है। सो आई जस्ट राइट दिस क्वेश्चन, वी वांट बेसिस such that matrix is a diagonal matrix। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है बट आई थिंक आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन के ऊपर हमारे बाकी का जो 1.5 यूनिट है वो इसके ऊपर ही खत्म हो जाएगा। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम आ जा रहा है, छोटा सा थ्योरम है। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने जो दूसरा बेसिस चूज किया था ना, वो मैंने ऐसे ही चूज नहीं किया था, इसके पीछे कुछ रीजन था। रीजन ये था कि ये बेसिस जो है वो कुछ अच्छी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कोई 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 एक ऑब्जर्व कर सकता है क्या ये बेसिस ने ऐसा क्या सेटिस्फाई कर दिया कि उसका जो मैट्रिक्स था वो डायगोनल दिखा? कोई ऑब्जर्व कर सकता है? सेकंड बेसिस के ऊपर टी लगाने के बाद कुछ तो अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ वो ऑब्जर्व करो ना थोड़ा उसको। सेकंड बेसिस मैंने हवा में से नहीं उठाया था, ये 2,5 -1,1। ये जो बेसिस है मैंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके इसके ऊपर आया था। वो कैलकुलेशन आप भी करोगे, अभी नहीं थोड़े टाइम बाद, लेकिन अभी आपको ऑब्जर्व करना है
ये 2,5 एंड -1,1 में ऐसा क्या है कि मैंने उसको चूज करने पे डायगोनल मैट्रिक्स मिला। लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं है यार निकिता जी, अगर लीनियरली डिपेंडेंट होता तो ये बेसिस भी नहीं होता। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि वन इज अ मल्टीपल ऑफ अदर, जो नहीं है यहाँ पे, है ना। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिवाइज द डेफिनेशन। नेक्स्ट क्लास से पहले डेफिनेशन रिवाइज करो। लेकिन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मैं बेसिस कहता हूं तो वो स्पेन करता है R2 को, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी होता है। क्वेश्चन ये है कि टी लगाने के बाद ये अल्फा 1 और अल्फा 2 ऐसा क्या करते हैं कि आंसर जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। कुछ तो है, ऑब्जर्व कीजिए उसको। अगर मैंने आपको टी ऑफ अल्फा 1 का तो आंसर क्या आ रहा था, टी ऑफ अल्फा 1 क्या था, इट वाज 6 टाइम्स अल्फा 1। टी ऑफ अल्फा 2 क्या था, इट वाज माइनस अल्फा 2। यस और नो, क्या ये चीज सही है क्या, मैंने जो लिखा एक लाइन अभी एक्स्ट्रा। ये हर कोई ऑब्जर्व कर पा रहा है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 में स्पेशल बात ये थी कि उनके ऊपर टी लगाने के बाद जो आउटपुट आ रहा था वो उसी का कुछ तो मल्टीपल था। यस, हर कोई ऑब्जर्व कर पा रहा है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 में स्पेशल बात ये है कि उनके ऊपर टी लगाने के बाद आउटपुट जो आ रहा है वो उसी वेक्टर का कुछ तो मल्टीपल था। यस, व्हाट अबाउट अदर्स, निकिता और साबिया को छोड़ के बाकी लोग, व्हाट डू यू फील। यस, तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है इसी चीज को हम लोग थियरम के अंदर प्रूव करेंगे। यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि डायगोनल फॉर्म होने के लिए दिस इज द रिक्वायरमेंट। ये जो चीजें है ना वो मैजिक नहीं था, दिस बेसिस मैंने ढूंढा था इसी तरीके से कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन कराया, इसी ऑब्जर्वेशन को एज अ थियरम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो थियरम क्या कहता है कि गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू बी where the dimension of v is n। डायमेंशन ऑफ v is n का मतलब मैं कह रहा हूं कि वो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसके बेसिस के अंदर n एलिमेंट है। नाउ t has a diagonal matrix representation if and only if there exists an independent set of vectors v1 से लेके vn and corresponding sets लैम्बडा 1 से लेके लैम्बडा एन सच दैट इट सेटिस्फाई दैट कंडीशन जो अभी अभी हम लोग ने ऑब्जर्व किया। यानी कि टी ऑफ वी आई इज सेम एज लैम्बडा आई टाइम्स वी आई। यहां पे एक चीज को नोट करेंगे, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, यानी कि यहां पे अगर हम लोग ये थियरम लिख रहे हैं उसका मतलब एक चीज तो समझ रहा है कि हर बार डायगोनल मैट्रिक्स हो पॉसिबल नहीं है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स v1 से लेके vn inside v and corresponding set of scalars lambda 1 से लेके lambda n such that my t of vi is same as lambda I vi for I running from 1 to n। तो ये थियरम का स्टेटमेंट समझ रहा है कि आपको ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। Just read it once, try to understand कि थियरम क्या कर रहा है। Because in the entire course we are going to see I think 6 या 7 थियरम है जो ऐसे ही बात करता है कि T is diagonal matrix if and only if and only if ऐसी बातें करेगा। तो ये पहला ऐसा थियरम है, ऐसे बहुत सारे थियरम आने वाले हैं। इसका स्टेटमेंट समझ रहे हैं, कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, अगर ऐसे वेक्टर्स हो गए इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड कुछ स्केलर्स हो गए सच दैट उस वेक्टर्स के ऊपर अगर टी लगाया जाए तो आउटपुट इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ दैट वेक्टर ओनली। यस, समझ रहा है स्टेटमेंट।
ओके, सो गाइज ये जो स्टेटमेंट है इसका प्रूफ 4 4 6 8 लाइन का भी नहीं है। हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास